भारत माता की जय। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सर्चिंग में। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, अगर आपने ये वीडियो अंतिम तक देखा तो आपको इस टॉपिक के पूरे अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, उन सभी के बीच उस भाईचारे को प्राप्त करने और बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा में हम इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा संविधान इस प्रस्तावना से प्रकट होता है। जैसे हमारे घटनाकारों को हमारा भारत देश कैसा चाहिए था, यानी उनके आदर्श क्या थे, उनका प्रारूप क्या था कि हमारा भारत देश संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा होना चाहिए। जबकि उनका एक ये भी लक्ष्य था कि हमारे भारत देश में लोगों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये बातें होनी चाहिए ताकि हमारा भारत देश आगे बढ़ सके। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि इन शब्दों को क्रम से लगाइए, और बहुत से एग्ज़ाम में दोस्तों हमने ऐसे प्रश्न देखे भी है। तो हम क्रम से याद रखने के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आपको ये शब्द रटने ही होंगे ताकि आपको पूरे के पूरा अंक मिल सके। बाद में आते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और आखिर में आते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना। दोस्तों टाइप करते समय कुछ गलतियां होती है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम इन महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे कि इन शब्दों में क्या अर्थ छुपा है, यानी इन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है। संप्रभु, इसका मतलब है कि हमारा भारत देश बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने फैसले खुद ले सकता है। भारत किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश ने राष्ट्रकुल का सदस्यत्व अपनाया था, लेकिन हमने किसी के दबाव में या किसी का सुनकर नहीं किया था। और हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो हमारे राज्य है उनके सीमाओं में भी बदल हो सकता है, जो कि हम अपने खुद के स्वयं फैसले रहते हैं, यानी हमारे देश के, हमारे मंत्रिमंडल के। मतलब कि दोस्तों हमारा भारत देश संप्रभु है। समाजवादी का अर्थ है लोगों के कल्याण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना, जैसे कि दिशा निर्देशों में कहा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा भारत देश अलग अलग तरह की योजना लाता है और हमारे देश के लोगों को विकास करना वो प्रायोरिटी देता है। इसी हिसाब से यानी हमारे देशवासियों के लिए कुछ सामाजिक कार्य करते हैं और उनको एक फ्लो में लाने के लिए कुछ ना कुछ उनका प्रयास चालू रहता है। इसी को समाजवाद कहते हैं। लेकिन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुई और तब से थोड़ा झुकाव पूंजीवाद की तरफ हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में अलग अलग तरह की समाजवादी योजना अभी भी चालू है। धर्मनिरपेक्ष यानी भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोगों को समान व्यवहार मिलेगा। उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आप किसी भी धर्म से होगे तो आप आपका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप पे बंदी नहीं लगाई जाएगी कि आप इस धर्म का प्रचार मत करिए, प्रसार मत करिए। आप कौन सा भी धर्म अपना सकते हैं। मतलब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। किसी के साथ यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ है जहाँ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में शामिल होते हैं, यानी यहाँ लोगों के पास ताकत है। मतलब हम देखते हैं कि विधिमंडल का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, जिसमें हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर वोटिंग करके हम उनको चुनते हैं। मतलब कि उन लोगों की तरफ से हमारा देश चलता है और उन लोगों को चुनने वाले हम खुद हैं। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से हम ही हमारा देश चला रहे हैं। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र, इसका मतलब है कि राज्य का मुखिया वंश के बजाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव। मतलब कि दोस्तों जो हमारे जो मुखिया है जैसे कि राष्ट्रपति, वो हमारे जैसे आम आदमी यानी हम जो जनता है हम में से ही चुन जाते हैं, जिसमें हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होता है। इसी को हम गणतंत्र कहते हैं। न्याय, सरनामे का स्पष्ट लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है।
दोस्तों आपको पता ही कि हमारे प्रस्तावना में ये स्पष्ट दिखा जाए कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो समाज है उसमें कुछ जाति-पाति में जो हमारा समाज बँटा हुआ है, उसका जो अंतर है हमें वो कम करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई निचले समाज से हो तो हम उसको हाथ नहीं लगाते, उसके साथ बातें नहीं करते। तो दोस्तों हमको ये सब करना नहीं है। हमें हमारा जो समाज है वो एक करना है। इससे हम सामाजिक न्याय करते हैं। और हम अगर आप देखेंगे महिला हो या पुरुष हो, सबको जैसा उन्होंने काम किया उसको उनके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। इसको हम आर्थिक न्याय कहेंगे। और राजनीतिक न्याय में अगर आप कौन से भी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, अगर आप इसके लिए 18 साल के ऊपर है तो आप चुनाव के लिए खड़े रह सकते या चुनाव में भाग ले सकते। इसे हम कहेंगे राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। इसलिए संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे भाषण देना, कोई व्यवसाय करना, धर्म का प्रचार करना। मतलब दोस्तों अगर आप स्वतंत्र है तो आप अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, अपना धर्म बढ़ा सकते हैं, आप कौन सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप अपनी आर्थिक इनकम बढ़ा सकते हैं। यानी दोस्तों आपको अगर स्वतंत्र है तभी आप अपना विकास कर सकते हैं। समानता, समाज में असमानताओं को नष्ट कर समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समाज के प्रत्येक सदस्य को समान दर्जा और अवसर प्रदान किए गए हैं। जैसे किताब का उन्मूलन, पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के साधनों की समानता, चुनाव की विधि। दोस्तों आपको पता ही कि पहले हमारे देश में अलग अलग तरह के लोगों को लिए नाम रखा जाते, जैसे राव बहादुर। ऐसा आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के नाम रख के उनका जो दर्जा वो बढ़ाया जाता था। इस हिसाब से उनके सामने जो लोग रहते थे उनको कम आंके जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक जो असमानता था वो कम करने के लिए उनका वो किताबों का उन्मूलन कर दिया। बाद में आता है आर्थिक, यानी आपको आपका आर्थिक विकास करने के लिए आप कौन सा भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये कैटेगरी के हो, आप ये धर्म से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये हुई आर्थिक समानता। और राजनीतिक समानता में हम देखें तो दोस्तों आपको पता ही कि वोटिंग के लिए खड़ा रहना, वोटिंग में भाग लेना, ये सब हम कह सकते हैं राजनीतिक समानता। अगला है भाईचारा। समाज के सदस्यों में भाईचारा होने पर ही वे एक दूसरे के साथ समान व्यवहार कर सकते हैं और देश की एकता को कायम रख सकते हैं। जैसे धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और वर्गवाद को भूलकर समाज के सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति भाईचारे का बढ़ावा देना चाहिए। संविधान में भी ऐसा कर्तव्य दिया गया है। मतलब दोस्तों अगर हमें हमारे भारत देश का विकास करना है तो हमें भाईचारे से रहना होगा। हमें धर्मवाद या सांप्रदायिकवाद करना नहीं होगा। अगर हमने ये किया तो हमारा देश भी इससे पीछे आएगा। तो हमें अपना देश आगे बढ़ाना है, हमें भाईचारा रखना है। अब हम देखेंगे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा निर्धारित उद्देश्य के समाधान पर आधारित है। 22 जनवरी 1947 को संविधान समिति द्वारा उद्देश्य संकल्पों को अपनाया गया। मतलब कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का संकल्प संविधान सभा में कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसको अपनाया कब गया, तो 22 जनवरी 1947 को। तो आपको यहाँ से दो प्रश्न तैयार होते हैं, इसको संविधान सभा में रखा कब और इसको अपनाया कब गया। तो रखा है 13 दिसंबर 1946 को और अपनाया है 22 जनवरी 1947 को। और आपको पता ही है कि उद्दिष्टों का संकल्प किसने रखा, तो उसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1960 के बेरोबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दृष्टिकोण को उलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इससे भी आगे बढ़ते हुए 1995 के भारतीय जीवन बीमा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसके प्रावधानों को अदालतों के माध्यम से लागू करने पर जोर नहीं दिया जा सकता। मतलब कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामले हमारे सामने रखे हुए हैं, जो कि 1960 का बेरोबारी यूनियन, इसमें बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 का केशवानंद भारती मामला, जिसमें बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और 1995 का LIC मामला, जिसमें बताया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इसको प्रस्तावना को संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकीकरण शब्द नहीं थे।
ये शब्द बाद में 1976 में 42वीं संशोधन द्वारा जोड़े गए, अर्थात संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना भी अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मतलब कि दोस्तों हम बताते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण, ये जो शब्द प्रस्तावना में है, इनका जो समावेश है वो बाद में 1976 में किया गया। मतलब कि दोस्तों प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बदले बिना। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में यानी प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। अभी तक प्रस्तावना में ऐसा केवल एक ही संशोधन किया गया है। हमने ऊपर देखा ही है कि 1976 में ऐसा संशोधन हुआ था। 1955 में UN ढेबर की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादी सामाजिक संरचना के सिद्धांत को अपनाया गया। दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रश्न तैयार होता है कि समाजवादी सामाजिक संरचना के सिद्धांत को कब अपनाया गया, तो वो अपनाया गया 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? UN ढेबर। दोस्तों प्रस्तावना के बारे में तज्ञों का कैसा दृष्टिकोण था, अब हम वो देखने वाले हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। घटना का पहचान पत्र मतलब प्रस्तावना, ऐसा किसने कहा? नाना पालखीवाला। राजनीतिक राशिफल, इससे प्रस्तावना के बारे में ऐसा किसने कहा? KM मुंशी। मतलब दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किसका क्या दृष्टिकोण था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल जॉब सर्चिंग को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को 2-4 बार रट लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे और आप 100% पास होगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।